नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं 10 क्वेश्चन लेता हूं और प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रथम उल्लेख किसने किया था। देखो, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो आंदोलनकारी थे उनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्योंकि देखो क्या था कि जो अंग्रेज थे शुरुआत में वो लोग व्यापारी बनकर के आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 100 वर्ष भारत पर शासन किया। लेकिन 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत शुरू हो गई। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, उसके लिए हम भारतीय बाजार के अलावा कुछ भी नहीं थे। वो जो है हमारे यहाँ से मतलब भारत से कच्चा माल खरीद करके ले जाते थे, चाहे वो आपका रुई हो, कपास हो, नील हो, मसाले हो, कोई भी चीज़ हो, भारत से कच्चा माल खरीद करके ले जाते थे और उसको ब्रिटेन में वहाँ जो भी कारखाने हैं, जो भी उद्योग है, वहाँ पर उस कच्चे माल से वस्तुएं तैयार की जाती थी और उनको वापस भारत में ला करके बेचा जाता था। तो इससे ये होता था कि जो भारत के जो लोकल कारीगर हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो रही थी। मतलब कि जो ब्रिटेन है वो चारों तरफ से फायदे ही फायदे में थी। तो इसका चाहे महात्मा गांधी हो या फिर 1905 का बंग भंग आंदोलन के समय के नेता हो, इन सभी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और जो भी दूसरे विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रथम उल्लेख किसने किया। देखिए, सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, तो उस समय हम लोग पहली बार भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को देखते हैं। मतलब कि बहुत ही बड़े संख्या में, उससे पहले इस टाइप की कोई घटना घटित नहीं हुई थी। जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया जाने लगा, देसी का प्रचार किया जाने लगा। ये 1905 से शुरू हुआ और इसको स्वदेशी आंदोलन नाम भी दिया गया था, जो 1905 में हुआ था। लेकिन इससे पहले ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की जाती थी। तो सबसे पहले किसने इस टाइप की बात कही थी ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्व करता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल में। दादा भाई नौरोजी ये भी उदारवादी नेता थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे शुरुआती समय में। उसके बाद भोलानाथ चंद्र और स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके संदर्भ में आपको स्वराज याद रखना है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रयोग किया था अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में। वहीं दादा भाई नौरोजी, इन्होंने स्वराज की मांग की। कहां से? कांग्रेस के अधिवेशन से सबसे पहले व्यक्ति थे। तो ये चीज भी आपसे पूछा जाता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रथम उल्लेख किसने किया था, तो भोलानाथ चंद्र। भोलानाथ चंद्र ये नाम आप लोग याद रखेंगे। ये 1874 में इन्होंने एक लेख लिखा था और उस लेख में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की थी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की बात कही थी। किसने? तो भोलानाथ चंद्र ने। और एक चीज़ और याद रखेंगे, भोलानाथ चंद्र ने 1874 में ये बात कही थी, लेकिन इसके ठीक 2 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वही आनंद मठ वाले, तो इन्होंने भी ना विदेशी वस्तुओं के संबंध में कुछ बात कहा था, लेकिन बहिष्कार संबंधी बात उन्होंने नहीं कही थी। बहिष्कार की बात पूछा जाए तो भोलानाथ चंद्र आप लोग टिक करेंगे। तो 1874 में भोलानाथ चंद्र ने बोला कि भाई हमको जो है अपने भारत को अगर सुदृढ़ करना है तो हमको पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। तो ये चीज किसने कहा था? भोलानाथ चंद्र ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा क्या प्रयास किए गए थे। तो देखो, उच्च पदों
से दूर रखने के लिए। हम लोग जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो भारतीयों को बिल्कुल तुच्छ समझता था और वो भारतीयों को तमाम बड़े बड़े पदों से दूर रखा करता था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके समय में भारतीय छोटे छोटे पदों तक ही पहुंच सकते थे, लेकिन आगे चल करके जो विलियम बेंटिक था जिसने काफी सारे सुधार किए, तो उसने भारतीयों को बड़ी संख्या में कंपनी की सेवाओं में रखना शुरू किया। उसने बाकायदा ये भी बोला था कि किसी भी भारतीय के साथ, वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में रह रहा है, तो उसका किसी भी सेवा में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, उसका जन्म स्थान कोई भी हो, रंग कोई भी हो। अगर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में निवास करता है तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवाओं में नियुक्त होने के लिए अधिकारी होगा, ये चीज बोला था। लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़े बड़े पद थे ना, जैसे कि कलेक्टर हो गया, और कलेक्टर लेवल का जो पद होते थे उसमें भारतीयों को रोका जाता था। बाकी जो छोटे छोटे पद थे, अधिकतर जो क्लर्क हो गया, बाबू हो गया, इस टाइप के जो पद होते थे, नायब तहसीलदार, तहसीलदार तक का जो पद है, तो ये सब पद जो है भारतीयों को दिए जाते थे, अधिकतर ना क्लर्क वाले काम। लेकिन जो उच्च पद होते थे, कलेक्टर लेवल के जो पद होते थे, उस टाइप के पद भारतीयों को नहीं दिए जाते थे। हालांकि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में सिविल सेवा की परीक्षाएं शुरू की गई, मतलब कि जो कलेक्टर का जो पोस्ट होता था उसमें नियुक्ति के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। कब? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। और ये जो परीक्षा है भारतीय और अंग्रेज दोनों दे सकते थे, मतलब कि भारतीयों को भी अधिकार दिया गया कि आप जो है ये जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है इसमें शामिल हो सकते हो। लेकिन इसमें ना बहुत सारी कंडीशन रखी गई थी, बहुत सारी बाधाएं, मतलब बाधाएं नहीं कहना चाहिए, मतलब अंग्रेजों ने जानबूझ करके सिविल सेवा की जो प्रवेश परीक्षा के जो नियम थे ना वो इतने जटिल, इतने कठिन बना दिए थे कि जो भारतीय व्यक्ति है या फिर भारतीय विद्यार्थी है वह उस परीक्षा को उत्तीर्ण ही नहीं कर सके। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो परीक्षा है ना सिविल सेवा की परीक्षा, ये इंग्लैंड में होती थी। और उस समय भारतीयों की मान्यता क्या होती थी कि समुद्र को नहीं लांघ सकते। तो ये एक पहली समस्या थी। दूसरी थी परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता था। तो परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी, हालांकि बहुत सारे भारतीय अंग्रेजी अच्छे से बोल लेते थे लेकिन बहुत कम, तो ये भी एक समस्या थी। तीसरा है परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु बहुत कम रखी जाती थी। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है, परीक्षा में सम्मिलित होने की जो आयु है ना बहुत कम रखी जाती थी। जो आपका जो लॉर्ड लिट्टन था ना, लॉर्ड लिट्टन, उसने तो परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु जो पहले 21 वर्ष थी उसको घटा करके 19 कर दिया। ध्यान रखेंगे, पहले ना 21 वर्ष था सिविल सेवा में भर्ती होने की आयु, मतलब सिविल सेवा की परीक्षा देने की जो आयु है 21 वर्ष होती थी। तो जो लॉर्ड लिट्टन है, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिट्टन, ये भारत का वायसराय था, वायसराय लॉर्ड लिट्टन। तो इसने 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी, मतलब कि 19 वर्ष के ही लोग यह परीक्षा दे सकेंगे। तो इससे जो है भारतीयों को काफ़ी हताशा हुई और इसके लिए आंदोलन भी किया गया। हालांकि बाद में फिर इसको बढ़ा दिया गया, 23 वर्ष कर दिया गया, लेकिन इस तरह के काफ़ी प्रयास हुए थे। सोचो 21 वर्ष, 19 वर्ष, इस उम्र में उस समय भारतीय सिविल सेवा, मतलब कि जो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा पोस्ट होता था कलेक्टर का पोस्ट, तो उसकी तैयारी कर पाएंगे क्या 19 वर्ष। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी ना, ये तीनों पॉइंट सही हैं, ध्यान रखेंगे, तो आपका जो 1 2 3 ये सही हो जाएगा। तो इतनी सारी अड़चनें डाली जाती थी। इसके अलावा और भी कई सारी छोटी छोटी समस्याएं खड़ी की जाती थी, जैसे कि घुड़सवारी आना भी जरूरी होता था। जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको घुड़सवारी आना अनिवार्य होता था। इन सब के बावजूद भी ना हमारे भारत के कई सारे उस समय के जो युवा थे उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा, जिसको ICS बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ICS अभी क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ICS की जो परीक्षा थी इसको उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखेंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 में इन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण की। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये ना रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इन्होंने 1863 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण
की। तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस या फिर कहें सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। अच्छा, इनके अलावा ना और भी कई सारे भारतीयों ने उत्तीर्ण किया। अब ये होता था कि पहले तो जो अंग्रेज थे, मतलब ब्रिटिश सरकार, वो लोग ये सब अड़चने खड़ी किए थे कि परीक्षा जो है इंग्लैंड में होगी, अंग्रेजी में होगा, आयु काफ़ी कम होती थी तो आपको इंग्लैंड में जाकर के परीक्षा देना होगा, उस पर भी अंग्रेजी। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जैसे मेधावी छात्र इसको उत्तीर्ण कर लेते थे। तो क्या होता था कि अगर कोई परीक्षा पास कर लेता था ना, तो उसके बाद भी उसको जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेवा से जो है बाहर कर दिया जाता था। जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, इनके साथ कुछ ऐसे ही किया गया था। जैसे कि अरविंद घोष ये भी पास हो गए थे, मतलब इन्होंने भी उत्तीर्ण कर लिया था अरविंद घोष ने, और इनको बोला गया कि आपको घुड़सवारी नहीं आती है। हालांकि कई जगह ये भी जानकारी मिलती है कि जो अरविंद घोष थे उन्होंने परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन वो जो है सिविल सेवा में जाना नहीं चाहते थे। बस वो दिखाना चाहते थे कि हम भारतीय भी ये चीज़ कर सकते हैं, और उन्होंने जानबूझकर जो घुड़सवारी की परीक्षा है उसको नहीं दिया या फिर उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए, तो इनको जो है सेवा से बाहर कर दिया गया। वहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि इस सेवा में चले भी गए थे, मतलब कि सिविल सर्विस की परीक्षा उन्होंने पास कर ली और उनको पोस्ट भी मिल गया, लेकिन नस्लीय भेदभाव के कारण उनको जो है सेवा से बाहर कर दिया गया था। नस्लीय भेदभाव मतलब छोटी छोटी चीज़ों से जो है सेवा से बाहर कर देते थे। तो इस तरह की तमाम कोशिशें की जाती थी कि भारतीय जो है उच्च पद, जो एकदम कलेक्टर लेवल का जो पोस्ट है उस तक न पहुंच सके, और जो पहुंच जाता था तो उसको जो है तरह तरह से परेशान किया जाता था ताकि वो किसी तरह से जो है सेवा छोड़ दे। अच्छा, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे ना, उन्होंने भी यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी और वो टॉप 4 रहे थे शायद, और उन्होंने भी ना इस सर्विस को लात मार दिया था। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी थी, अंग्रेजों को भारत से भगाना था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है कब हुआ था? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। किन्होंने की थी? WC बनर्जी। और दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भी अध्यक्षता की थी। फिरोज शाह मेहता ने भी अध्यक्षता की थी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो व्योमेश चंद्र बनर्जी है ना, ये भारतीय ईसाई थे। कई सारे पुस्तकों में इनको हिंदू लिख दिया जाता है, लेकिन ये भारतीय ईसाई बताए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जो दूसरे अध्यक्ष, दूसरे अधिवेशन के जो कि कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी, वो थे पारसी। दादा भाई नौरोजी पारसी थे। तीसरे नंबर के बदरुद्दीन तैयब जी, वो मुस्लिम थे। इसके बाद जो चौथे और पांचवें नंबर के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो यूरोपीय थे, जॉर्ज यूल और विलियम बेडबन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो हाँ, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के हाथों में आया तब उदारवादियों ने किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय उदार संघ का गठन किया? तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के हाथों में आया। महात्मा गांधी जी के हाथों में कांग्रेस का नेतृत्व कब आया? तो 1920 में आया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई ना इसी वर्ष, तो महात्मा गांधी जी के हाथों में आ गया कांग्रेस का नेतृत्व। और बोल रहा है कि जब महात्मा गांधी जी के हाथों में कांग्रेस का नेतृत्व आया तब उदारवादियों ने किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय उदार संघ की स्थापना की थी? तो देखो, उदारवादी ये क्या है? उदारवादी तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और कांग्रेस का जो शुरुआती 20 वर्ष का जो समय था उसमें उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादी मतलब वे थे जो बहुत ज़्यादा मतलब उदार तरीके से काम करना पसंद करते थे। मतलब कि अपनी कुछ भी मांगे मनवानी है तो वो लोग जो है अंग्रेज़ों के पास जाएंगे, बिल्कुल उनको पत्र लिखेंगे शालीनता से, मतलब सब काम जो है वो लोग कायदे से करना पसंद करते हैं, बिल्कुल कोई भी हिंसा नहीं। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उनका जो असहयोग आंदोलन था कि
जो भी सरकारी विद्यालय है उसका त्याग करो, सरकारी अदालतों का त्याग करो, जो नगर निगम है उसका त्याग करो, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका खुला विरोध करो। महात्मा गांधी जी का ये विचार था। जबकि उदारवादी जो लोग थे ना, वो बिल्कुल इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मतलब कि वो लोग जो है अंग्रेज सरकार का विरोध नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत वो लोग जो है अपनी कुछ छोटी छोटी मांगे मनवाना चाहते थे, और वो कैसे, बिल्कुल उदार तरीके से हाथ जोड़ के, अनुनय विनय करके। तो ये क्या था, उदारवादियों का रवैया। तो जब 1920 में महात्मा गांधी के हाथों में कांग्रेस का नेतृत्व आता है, तब ये लोग जो है अपना एक अलग पार्टी, अलग दल बना लेते हैं। तो ये कौन सा था ये आपको बताना है। मतलब दल का तो नाम दिया है अखिल भारतीय उदार संघ। ये किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था ये बोल रहा है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनके नेतृत्व में यह जो दल है, संघ, इसका गठन हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब भी उदारवादी नेता थे। मतलब कि काफ़ी उदार तरीका अपनाना चाहते थे। देखिए 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, तो उसके बाद कांग्रेस जो है दो धड़ों में बंटना शुरू हो जाता है। एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी। उग्रवादी दल के नेता कैसे थे, वो लोग हड़ताल, आंदोलन, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और उदारवादी नेता कौन कौन थे, तो इनका नाम याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सब जो है उदारवादी नेता थे। वहीं उग्रवादी नेता जो कि हड़ताल, आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इस तरह का काम करना पसंद करते थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक, इनके साथ थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये सब जो हैं उग्रवादी नेता थे। वहीं अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूँ ना, तो महात्मा गांधी जो हैं इन दोनों के मिश्रण थे। मतलब वो पहले उदारवादियों के तरीके को अपनाते थे। पहले जो है अंग्रेजों के सामने अनुनय विनय करते थे कि भाई ये सब मांगे पूरी कर दो। अगर वो मांगे पूरी नहीं होती थी, तब वो उग्रवादियों के तरीके को अपनाते थे। तो वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन थे, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही अखिल भारतीय उदार संघ, जिसको अंग्रेजी में बोला जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई। किसने की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, ये जितने नेता थे ना, इन्होंने महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू करने का विरोध किया था। ये लोग महात्मा गांधी के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। अच्छा, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनकी तो डेथ हो चुकी थी। बाकी जो दूसरे उदारवादी नेता थे ना उस समय, जो भी जिंदा थे, सब ने इस महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। जबकि बंगाल के जो क्रांतिकारी दल थे ना, क्रांतिकारी संगठन, उन्होंने महात्मा गांधी जी के तरीके का स्वागत किया था, पक्ष लिया था। ध्यान रखना इस चीज को भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार कब हुआ। काफी मतलब सरल क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। तो ब्रिटिश भारत का अंतिम बड़ा विस्तार ये हुआ था 1885 में। कब हुआ था, 1885 में। इस वर्ष ना बर्मा का जो उत्तरी भाग है, मतलब देखो बर्मा के साथ अंग्रेजों की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो पहले और दूसरे लड़ाई में बर्मा के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, और उसके बाद जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885 में, तो बचे खुचे संपूर्ण बर्मा, जो उत्तरी बर्मा बचा हुआ था, तो वो सब भी जो है ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। और यही ब्रिटिश भारत में अंतिम बड़ा विस्तार था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन इस समय भारत का वायसराय था, और उसी के काल में अंतिम बड़ा विस्तार हुआ था ब्रिटिश भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ जो सन दिया हुआ है ना, इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया गया था। 1857 में क्रांति हुई थी, भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ कुछ प्रथाएं दी हुई है, दूसरी तरफ वो प्रथा क्या है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं किस तरह की क्या प्रथाएं दी हुई है। तो पहला दिया है ददनी प्रथा। क्या दिया है, ददनी प्रथा। देखो जो ददनी प्रथा है, ये अंग्रेजों द्वारा किसानों को अग्रिम पेशगी दी जाती थी, तो इसको कहा जाता था ददनी प्रथा। ददनी प्रथा मतलब कि जो किसान थे ना, वो मान लो कोई नील की खेती कर रहा है,
कोई कपास की खेती कर रहा है तो अंग्रेज जो हैं उनसे नील खरीदेंगे, कपास खरीदेंगे, या जो भी चीज़ है, अफीम खरीदेंगे, तो उस चीज़ के लिए एडवांस में पैसा दे देते थे अंग्रेज किसानों को। तो इसको क्या कहा जाता था? ददनी प्रथा। ध्यान रखेंगे, अंग्रेज द्वारा किसानों को अग्रिम पेशगी। अगला दिया है जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा, देखो जजमानी प्रथा ये ना ब्रिटिश भारत से पहले काफ़ी प्रचलित थी। जजमानी प्रथा मतलब जिस समय मुगलों का राज था या फिर उससे पहले भी, तो जजमानी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि गांव में देखो किसान भी होते थे और कारीगर भी होते थे। कारीगर से मतलब जो कपड़ा बनाने वाला, जूता बनाने वाला मोची, लोहा वगैरह का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई। अब किसानों को जो है इन सब के पास काम पड़ता है, मतलब कि किसान जो है कपड़ा भी पहनेगा, उसको अपने हल के लिए लकड़ी और लोहे के सामग्री की भी ज़रूरत होगी खेती बाड़ी के लिए। इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें, मटका, जो कुम्हार मटका बनाता है ना, तो उसको मटका की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या था कि पहले गांवों में जो कारीगर होते थे वो जो सामान तैयार करते थे, जैसे लोहार ने कृषि संबंधी जो भी उपकरण तैयार किया, कोई बुनकर है उसने कपड़ा तैयार किया, तो वो लोग जो है अपने उत्पादन का एक हिस्सा किसानों के लिए रखते थे, गाँव के किसानों के लिए, और वो जो है वो किसानों को सप्लाई करते थे और बदले में किसान जो है उन कारीगरों को अनाज दिया करते थे। क्योंकि ये जितने कारीगर होते थे ना, ये कृषि नहीं करते थे, तो ये लोग अपने उत्पादन में से कुछ हिस्सा जो है गांव के किसानों के लिए रखते थे, और गांव के जो किसान हैं वो जो भी उत्पादन करेंगे उसमें से कुछ हिस्सा जो है इन कारीगरों को देंगे और बदले में अपनी आवश्यकता अनुसार इनसे चीज़ें लेंगे। तो ये एक तरह की अदला बदली थी। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी को बोलते थे जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा। उसके बाद अगला है तीन कठिया प्रथा। देखो जो तीन कठिया प्रथा है ना, इसका संबंध नील की खेती से है, मतलब इसका यही हो जाएगा। तीन कठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से है। किसानों को अपने खेत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी, और इसी तीन कठिया पद्धति के चलते चंपारण में सत्याग्रह भी हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था ना, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। तो इसका ये हो जाएगा। अगला दिया है कम्यूनिटी प्रथा। कम्यूनिटी प्रथा ये बंधुआ मजदूरी को बोला जाता है। कम्यूनिटी प्रथा, देखो कम्यूनिटी प्रथा क्या होता था कि मान लो कोई किसान है या कोई भी है, जैसे कोई कारीगर भी हो या किसान भी हो, तो वो जो है किसी साहूकार से, किसी जमींदार से पैसा उधार लेता है और उस पैसे को चुका नहीं पाता है, उस पर ब्याज भी चढ़ता जाएगा। तो ऐसे में अगर वह उस पैसे को, उस उधार लिए पैसे को चुका नहीं पाता है, तो वह जो व्यक्ति है उस साहूकार या जमींदार के यहाँ काम करेगा, उसके खेतों में काम करेगा, घर में काम करेगा, और वहाँ उसको काम करने के बदले में कोई भी मेहनताना नहीं दी जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूरी या फिर कमियोटी प्रथा। और ये जो चीज़ है ना, जो व्यक्ति जिसने उधार लिया है किसी किसान ने, और वो जो है साहूकार के यहाँ जाकर के काम कर रहा है, तो वो जो है ना जब तक पैसा पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि वो फ्री में काम करेगा, उसको कोई उसके पैसे नहीं मिलेंगे, फ्री में काम करेगा, और जब तक उसका उधार चुकता नहीं हो जाता तब तक वह उसके यहाँ फ्री में काम करता रहेगा। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उसका बेटा वहाँ काम करेगा मुफ्त में। तो यही क्या थी? बंधुआ मजदूरी। और हमारे भारत के बहुत सारे किसान इस बंधुआ मजदूरी के फेर में फंस चुके थे, और जब भारत स्वतंत्र हुआ ना तो इस पर काफ़ी कानून लाए गए और इनको मुक्त करवाया गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? मतलब ये बंधुआ मजदूरी, कमियोटी प्रथा। तो कूट देख लेते हैं। 2 4 3 1 आपका आंसर होगा। 2 4 3 1 ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? लाला लाजपत राय। तो देखो लाला लाजपत राय जो कि एक उग्रवादी नेता थे, मैंने बताया, मतलब कि गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों की जोड़ी ना काफ़ी फेमस थी, और इनको संयुक्त रूप से बोला जाता था लाल बाल और पाल। लाल बाल और पाल। देखो लाला लाजपत राय का लाल, बाल गंगाधर तिलक जी का बाल, और विपिन चंद्र पाल का पाल। तो लाल बाल पाल के नाम से ये काफ़ी मशहूर थे जिस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो क्या था कि
1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन क्यों आया था? भारत में जो 1919 में जो एक्ट पारित हुआ था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो वो किस तरह से काम कर रहा है, इस सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके जांच करने के संबंध में साइमन कमीशन को भेजा गया था। लेकिन इस साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सभी जो है अंग्रेज थे, गोरे थे। तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया कि यहाँ पर मतलब हमारे ही ऊपर जांच करने आ रहे हैं कि हमारे यहाँ 1919 के अधिनियम के तहत शासन किस प्रकार से चल रहा है, और वहाँ एक भी भारतीय नहीं। तो इसका जो है काफ़ी विरोध किया गया। और विरोध प्रदर्शन में मतलब कि जब इसका विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय जी की घायल हो जाते, मतलब जो प्रदर्शनकारी थे, जो विरोध कर रहे थे, उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दी जाती है। और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है और हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो जाती है। चूंकि लाला लाजपत राय उग्र विचारों वाले नेता थे, तो जो क्रांतिकारी संगठन के जो लोग थे, सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, तो ये लोग जो है लाला लाजपत राय जी को बहुत मानते थे, क्योंकि लाला लाजपत राय थोड़े से उग्र विचारों वाले नेता थे और क्रांतिकारियों का समर्थन करते थे। तो जब लाला लाजपत राय जी की हत्या होती है, मतलब कि घायल हो गए थे और बाद में वो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है, तो ये जो क्रांतिकारी दल के जो नेता होते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर, तो ये लोग तय करते हैं कि हमको लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लेना चाहिए। और जिस अंग्रेज अधिकारी ने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई थी, उसकी हम लोग हत्या करेंगे। तो किसने ये काम किया था? तो स्कॉट, जो पुलिस वाला जो था उसका नाम था स्कॉट, इसी ने जो है लाला लाजपत राय पर लाठियों से वार किया था। और इन्हीं की लाठियों के वार के चलते लाला लाजपत राय ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम क्रांतिकारी डिसाइड करते हैं कि हम जो है इस अंग्रेज अधिकारी स्कॉट की हत्या करेंगे और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे। अब ये लोग जो है दिन सब कुछ तय कर लेते हैं कि इसकी हत्या करना है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर आंसर बताना था ना, तो स्कॉट इसका लाला लाजपत राय की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? तो स्कॉट जिम्मेदार था। तो ये लोग जो है स्कॉट को मारने के लिए निकलते हैं, लेकिन चूंकि ये लोगों ने स्कॉट को देखा नहीं था, बस नाम मालूम था कि उस दिन कौन सा पुलिस वाला ड्यूटी पर था और किस पुलिस वाले ने इनको लाठियों से मारा था। तो ये लोग जो है स्कॉट को पहचानते नहीं थे। तो जैसे तैसे करके ये लोग पहचानते हैं, लेकिन गलत व्यक्ति को। किसको पहचान लेते हैं? सॉन्डर्स को। सॉन्डर्स जो कि एक अंग्रेज अधिकारी होता है, और सॉन्डर्स को मार दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, देखो मारा गया था कौन? सॉन्डर्स, लेकिन लाला लाजपत राय जी की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन था? स्कॉट। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विभाजन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो भारत सन 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, और साथ ही साथ ये विभाजित भी हुआ था। दो भागों में बांट दिया गया ना, पाकिस्तान और भारत। तो ये जो विभाजन की रूपरेखा है, ये किसने तैयार की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंतिम वायसराय थे, और इन्हीं के समय में भारत का विभाजन और भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो इन्होंने ही जो योजना थी ना, उन सब पे मुहर लगाई थी, लेकिन इन्होंने योजना तैयार नहीं की थी। देखो कोई भी योजना है ना, आज भी जैसे कोई मंत्री पेश करता है कि इस मंत्री द्वारा इस योजना को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वह जो योजना है उस मंत्री द्वारा बनाया गया नहीं होता है। वो कौन तैयार करेगा? जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, वो तैयार करते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन था तो वायसराय, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत विभाजन की जो योजना थी उसको प्रस्तुत किया। लेकिन इस योजना को तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वीपी मेनन। ध्यान रखेंगे। वैसे तो बहुत सारे अधिकारियों से भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार करने को बोला गया था, और सबका जो रूपरेखा था उसको देखा गया। तो जो वीपी मेनन द्वारा भारत विभाजन के संबंध में जो योजना तैयार की गई थी, जो रूपरेखा तैयार की गई थी, इसको फाइनल किया गया। और जो लॉर्ड माउंटबेटन था, वीपी मेनन की योजना को लेकर के ब्रिटेन जाता है, और इन्हीं की योजना 3 जून 1947 को पारित होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, वीपी मेनन। और जो एटली है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे, और पाकिस्तान मतलब पृथक पाकिस्तान के प्रबल दावेदार थे, मांग करता थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मुंबई से
मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? मुंबई में है ना गेटवे ऑफ इंडिया, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सारे मूवीज़ में दिखाया जाता है गेटवे ऑफ इंडिया को। तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिएगा पहला बोल रहा है मराठों ने। मराठे जो कि इस क्षेत्र में उनका भी काफ़ी समय तक अधिकार था, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर स्थापित नहीं किया। अहमदनगर के सुल्तानों ने, पहले इस तरफ का जो क्षेत्र था अहमदनगर के सुल्तानों के पास ही था, मुगलों ने, तो इन तीनों ने नहीं किया है। अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना की है। और कब इसकी स्थापना की? तो 1911 में, मतलब कि ये चीज़ जो है ज़्यादा पुराना नहीं है। 1911 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। क्यों की गई? क्योंकि देखो इस समय ना 1911 में ब्रिटेन के जो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी, ये भारत आने वाले थे। कौन कौन? किंग जॉर्ज, ध्यान रखेंगे, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी, ये दोनों जो है भारत आने वाले थे। और इन्हीं के स्वागत के लिए, क्योंकि जो बम्बई है वो बंदरगाह था और वहीं पर उनको उतरना था, तो वो लोग जो है अपना जो जहाज से उतरेंगे और इसी गेटवे ऑफ इंडिया से ही भारत में प्रवेश करेंगे, इस तरह की योजना थी। आज भी जो है ना वहीं से बाहर निकला जाता है, भारत से अगर बाहर जाना है पानी के रास्ते बम्बई से, तो वहीं से गुजरते हैं। तो इस उद्देश्य से बनाया गया था। कब? 1911 में, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के उद्देश्य से। और 1911 में ही किंग जॉर्ज पंचम और मेरी जब ये भारत में थे, तो इन्हीं के रहते समय भारत में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है दिल्ली में इसी समय। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मैसूर का राज्य किसे सौंपा गया? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1799 में। लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर जनरल थे। और मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। तो जो टीपू सुल्तान था उसका जो है फ्रांसीसियों के साथ संपर्क बढ़ा रहा था टीपू सुल्तान। और उस समय जो फ्रांसीसी शासक था कौन था? नेपोलियन। और नेपोलियन जो है पूरे यूरोप में हाहाकार मचा चुका था। तो वेलेजली को भय था कि जो टीपू सुल्तान है वो नेपोलियन को भारत में ना आमंत्रित कर दे, तो वो काफ़ी डरा हुआ था। और वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया 1799 में। और इस आक्रमण में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को बचाते हुए मारा जाता है श्रीरंगपट्टनम में। और जैसे ही टीपू सुल्तान मारा गया, मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने मैसूर को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया। ये जो पॉइंट है ना, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैसूर का जो है सीधा सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो वेलेजली था वो जानता था कि अगर उसने मैसूर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया तो जो मराठे हैं, हैदराबाद का निज़ाम है, अवध का जो नवाब है, ये लोग जो है क्रोधित हो सकते हैं और ये लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोल सकते हैं। इसीलिए वेलेजली जो है मैसूर का सीधा सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं करता है। वेलेजली क्या करता है, जो वाडियार वंश, देखो वाडियार वंश कौन थे? वाडियार वंश वाले तो जो टीपू सुल्तान का जो पिता था ना, हैदर अली ने मैसूर का राज्य वाडियार वंश के शासकों से प्राप्त किया था। तो पहले यहाँ पर वाडियार वंश के शासक शासन करते थे, टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली से पहले। तो वेलेजली ने क्या किया, वाडियार वंश के एक छोटे बालक जिसका नाम था कृष्णा राव, उसको मैसूर का शासक बना दिया और उसको जो है मैसूर का राज्य सौंप दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाडियार वंश के वंशज को मैसूर का शासक सौंपा गया। शासक कौन था? तो कृष्णा राव। ये वेलेजली ने बनाया था कृष्णा राव को, जो कि अल्पवयस्क था। और कृष्णा राव के साथ ही संधि की जाती है श्रीरंगपट्टनम में। कौन सी संधि? सहायक संधि, ध्यान रखेंगे, सहायक संधि 1799 में। तो ध्यान रखना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, लेकिन जो मैसूर का जो राज्य था उसको पहले जैसी स्थिति में बनाया गया। बस उसमें जो है सहायक संधि की गई कि जो मैसूर का जो राज्य है उसके आंतरिक मामले तो स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन विदेशी मामले पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन होंगे। और मैसूर जो है वहाँ पर किसी दूसरे यूरोपियों को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। तो ये तमाम शर्तें जो है मैसूर पर थोप दी गई। वहाँ पर जो वाडियार वंश का जो बच्चा था ना, कृष्णा राव, उसके साथ
सहायक संधि की गई। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है उसमें अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।